नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कंपनी लॉ के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर पर बात करने वाले हैं, चैप्टर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। बिल्कुल। हम इसमें सेक्शन 139 से लेकर 148 तक के हर पहलू को, मतलब हर एक सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर सीए इंटर जनवरी 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे लर्नर्स के लिए है। हमारा मकसद सिर्फ नियमों को पढ़ना नहीं है, सही कहा। बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना है। हम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, पिछले सालों के ट्रेंड्स और खास तौर पर जो एमसीक्यू वाले पॉइंट्स होते हैं उन पर फोकस रखेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। एक कंपनी को ऑडिटर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, किसी भी कंपनी में एक बुनियादी टकराव होता है। जी हाँ। कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन उसे रोज चलाते हैं डायरेक्टर्स। अच्छा। तो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, शेयर होल्डर्स उन पर आंख बंद करके भरोसा कैसे कर लें? यहीं पर ऑडिटर की एंट्री होती है, एक तरह से एक रेफरी की तरह। बिल्कुल, एक स्वतंत्र अनबायस्ड रेफरी। वो आकर जांच करता है और बताता है कि हिसाब किताब सही तस्वीर दिखा रहे हैं या नहीं। तो इस रेफरी को मैदान में लाता कौन है? मतलब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? मैंने सुना है कि पहले ऑडिटर और बाद के ऑडिटर्स की नियुक्ति में कुछ फर्क होता है। हाँ, और ये फर्क बड़ा लॉजिकल है। जब कंपनी नई नई बनती है तब तो कोई एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एजीएम, हुई नहीं होती। सही बात है। इसलिए सेक्शन 139(6) के मुताबिक पहले ऑडिटर को नियुक्त करने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है। और टाइम कितना मिलता है उन्हें? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर। सिर्फ 30 दिन? और अगर बोर्ड 30 दिन में ये नहीं कर पाया तो क्या कंपनी बिना ऑडिटर के चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बोर्ड नाकाम रहता है तो गेंद चली जाती है शेयर होल्डर्स के पाले में। अच्छा, मेंबर्स के पास। बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम बुलाकर अगले 90 दिनों के अंदर पहले ऑडिटर को नियुक्त करते हैं। तो ये जो 30 दिन और 90 दिन की टाइमलाइन है, ये एमसीक्यू के लिए एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है, इसे जरूर याद रखना है। दिलचस्प है। तो ये पहला ऑडिटर कब तक काम करता है? क्या पूरे 5 साल? नहीं, वो सिर्फ पहली एजीएम के खत्म होने तक ही पद पर रहता है। पहली एजीएम में कंपनी अपने सब्सीक्वेंट ऑडिटर को नियुक्त करती है, जिसका कार्यकाल सेक्शन 139(1) के तहत पूरे 5 साल का होता है। यानी पहली एजीएम से लेकर छठी एजीएम तक? बिल्कुल। ये प्रोसेस तो एक सामान्य कंपनी के लिए समझ आता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का क्या, जहां असली मालिक तो सरकार है? बहुत अच्छा सवाल है। गवर्नमेंट कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, इसलिए वहाँ जवाबदेही का स्तर और भी ऊंचा होता है। तो वहां कोई और गेटकीपर? हाँ, वहाँ ऑडिटर नियुक्त करने का अधिकार भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी को दिया गया है। अच्छा, सीएजी। जी, फर्स्ट ऑडिटर के लिए सीएजी के पास 60 दिन होते हैं। अगर वो चूक जाएं तो अगले 30 दिन बोर्ड के पास। और अगर बोर्ड भी चूक जाए? तो फिर अगले 60 दिनों में मेंबर्स ईजीएम में नियुक्ति करते हैं। ये जो 60-30-60 की टाइमलाइन है, ये भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑडिटर की नियुक्ति हो गई, पर क्या हम एक अच्छे ऑडिटर को हमेशा के लिए रख सकते हैं? अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर की अच्छी बनती है तो उन्हें बार बार बदलने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत गहरा मुद्दा है। कानून को इस बात का डर है कि अगर एक ही ऑडिटर सालों साल एक ही कंपनी का ऑडिट करेगा तो एक फेमिलियरिटी थ्रेट पैदा हो सकता है। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब जान पहचान ज्यादा हो जाएगी? हाँ, मतलब वो मैनेजमेंट के बहुत करीब आ सकता है और शायद उतनी सख्ती से जांच न करे जितनी उसे करनी चाहिए। उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकता है। तो इस थ्रेट से बचने के लिए कानून ने क्या डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है? कानून ने रोटेशन का कॉन्सेप्ट लागू किया है। इसके नियम साफ हैं। एक व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल ऑडिटर, लगातार 5 साल के एक टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। और ऑडिट फर्म के लिए? एक ऑडिट फर्म 5-5 साल के 2 टर्म्स यानी कुल 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकती। इसके बाद उन्हें एक अनिवार्य ब्रेक लेना पड़ता है। अनिवार्य ब्रेक? आप कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर रही हैं? बिल्कुल। कार्यकाल पूरा होने के बाद वो ऑडिटर या ऑडिट फर्म अगले 5 सालों तक उस कंपनी का ऑडिटर दोबारा नहीं बन सकता। ये एक तरह का मैंडेटरी रीसेट बटन है। इसमें एक सिचुएशन बहुत ट्रिकी लगती है, जो सोर्स में भी दी है, कॉमन पार्टनर वाली। वो एमएस कृष्णा एंड एसोसिएट्स का केस क्या है? हाँ, ये केस स्टडी के लिए क्लासिक सिचुएशन है। मान लीजिए एक फर्म
कृष्णा एंड एसोसिएट्स ने एक लिस्टेड कंपनी में अपने 10 साल पूरे कर लिए। ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म। अब वो कंपनी एक नई फर्म कुकरेजा एंड एसोसिएट्स को ऑडिटर बनाना चाहती है। लेकिन अगर दोनों फर्मों में एक भी पार्टनर कॉमन है, जैसे इस केस में मिस्टर श्याम, तो कुकरेजा एंड एसोसिएट्स भी अयोग्य हो जाएगी। बिल्कुल। कानून का जाल बहुत बड़ा है। वो सिर्फ फर्म का नाम नहीं देखता, उसके पीछे के लोगों को भी देखता है। ये नियम तो शायद हर छोटी मोटी कंपनी पर लागू नहीं होते होंगे। सही पकड़ा। रोटेशन के नियम सभी लिस्टेड कंपनियों पर और कुछ बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों पर लागू होते हैं। जैसे 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनियों को रोटेशन फॉलो करना होगा। ये जो लिमिट्स है, इन्हें याद रखना एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो नियुक्ति समझ आ गई, रोटेशन भी। लेकिन क्या होगा अगर रिश्ता बीच में ही खराब हो जाए? क्या कंपनी अपने ऑडिटर को कार्यकाल पूरा होने से पहले निकाल सकती है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये किसी आम कर्मचारी को निकालने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं है। कानून ने ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया है, ताकि मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए ऑडिटर को ना निकाल दे क्योंकि वो मुश्किल सवाल पूछ रहा है। एग्जैक्टली। सेक्शन 140 के तहत पहले बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करना होता है, फिर 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार की मंजूरी है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सरकार मंजूरी देने से पहले ऑडिटर को भी अपना पक्ष रखने का मौका देती है। इसे ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत कहते हैं, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उसके 60 दिनों के अंदर कंपनी को शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लेकिन क्या होगा अगर ऑडिटर खुद ही पद छोड़ना चाहे, मतलब इस्तीफा दे दे? उसके लिए भी नियम है। सेक्शन 142 के तहत उसे 30 दिनों के अंदर कंपनी और रजिस्ट्रार को फॉर्म ADT 3 में इस्तीफे का कारण बताते हुए एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगता है, जो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकता है। ये एक और अच्छा MCQ पॉइंट है। और अगर मामला सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का नहीं बल्कि सीधी सीधी धोखाधड़ी का हो, तब तो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सीधे एक्शन ले सकता है। सेक्शन 145 के तहत अगर NCLT को लगता है कि ऑडिटर ने धोखाधड़ी की है, तो वो उसे हटाने का ऑर्डर दे सकता है। और उसका नतीजा ये कि ऐसा ऑडिटर अगले 5 सालों के लिए किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनने से बैन हो जाता है। अब आते हैं इस चैप्टर के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां से केस स्टडी बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सेक्शन 141, ऑडिटर की योग्यताएं और अयोग्यताएं। जी, सीधी सी बात है। ऑडिटर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, लेकिन कानून इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, और ये लिस्ट काफी लंबी है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिश्तेदारों की सिक्योरिटी होल्डिंग वाले नियम पर होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ ऑडिटर की स्वतंत्रता सीधे सीधे पैसे से जुड़ी है। नियम बहुत साफ है। ऑडिटर खुद या उसका पार्टनर कंपनी में 1 रुपए की भी सिक्योरिटी नहीं रख सकता। 1 रुपए की भी नहीं। लेकिन कानून रिश्तेदारों को थोड़ी छूट देता है। ऑडिटर का कोई रिश्तेदार कंपनी में 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक की सिक्योरिटी रख सकता है। और अगर किसी रिश्तेदार ने मान लीजिए जोश में आकर 1 लाख से ज्यादा के शेयर खरीद लिए, तो क्या ऑर्डर तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं। कानून यहाँ एक करेक्टिव एक्शन का मौका देता है। अच्छा, एक मौका मिलता है। जी, ऑडिटर के पास 60 दिन का समय होता है कि वो अपने रिश्तेदार से कहकर उस होल्डिंग को 1 लाख की सीमा के अंदर लाए। अगर 60 दिनों में ऐसा नहीं होता, तब ऑडिटर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी के अलावा कर्ज और बिजनेस रिलेशनशिप पर भी कुछ पाबंदियां हैं? हाँ, अगर ऑडिटर कंपनी का 5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जदार है, तो वो अयोग्य है। इसी तरह ऑडिटर का कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी पाबंदी है, एक ऑडिटर कितनी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है? वो 20 की सीमा है ना? जी हाँ, सेक्शन 141(3)G के अनुसार एक ऑडिटर पर 20 कंपनी ऑडिट की एक सीलिंग लगाई गई है। ये तो एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल उपाय है। बिल्कुल, ताकि ऑडिटर बहुत ज्यादा काम लेकर किसी भी ऑडिट की गुणवत्ता से समझौता ना करे। लेकिन इस 20 की गिनती में कुछ कंपनियों को छूट है, जैसे कि 1% कंपनीज और स्मॉल कंपनीज। हाँ, और 100 करोड़ से कम पेड अप कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल नहीं हैं। तो अगर एक फर्म में 4 पार्टनर हैं, तो उस फर्म की लिमिट 80 ऑडिट हो जाएगी, 20 गुना 4। बिल्कुल सही। फर्म की कुल सीमा
उसके हर पार्टनर की व्यक्तिगत सीमा को जोड़कर होती है। ठीक है, तो हमने ये तय कर लिया कि एक योग्य और स्वतंत्र ऑडिटर कौन है। अब बात करते हैं कि वो करता क्या है। सेक्शन 143, उसकी शक्तियां और कर्तव्य। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है पहुंच का अधिकार, मतलब राइट टू एक्सेस। सेक्शन 143(1) के तहत ऑडिटर किसी भी समय कंपनी की किताबों, अकाउंट्स और वाउचर्स को देख सकता है। वो मैनेजमेंट से कोई भी जानकारी मांग सकता है। और उसका मुख्य कर्तव्य क्या है, अंतिम लक्ष्य? उसका अंतिम लक्ष्य है शेयर होल्डर्स को एक रिपोर्ट देना। इस रिपोर्ट में उसे ये राय देनी होती है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रहे हैं। इसी सेक्शन में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, सेक्शन 143(12). हाँ, और ये ऑडिटर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ऑडिट के दौरान उसे किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो उसे रिपोर्ट करना ही होगा। यहाँ रकम बहुत मायने रखती है ना? जी, अगर धोखाधड़ी 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की है तो उसे पहले 2 दिन में बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताना होगा। फिर उनके जवाब का 45 दिन इंतजार करना होगा। 45 दिन? हाँ, और जवाब आए या ना आए, अगले 15 दिनों में उसे केंद्र सरकार को फॉर्म ADT 4 में रिपोर्ट करना होगा। और अगर धोखाधड़ी की रकम 1 करोड़ से कम है तो? तब प्रक्रिया थोड़ी सरल है। उसे सिर्फ बोर्ड या ऑडिट कमेटी को सूचित करना होता है। केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर के काम पर एक और पाबंदी है, सेक्शन 144 में बताई गई प्रतिबंधित सेवाएं, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। आपका कहना काफी हद तक सही है। इस सेक्शन का मकसद यही है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच कोई और रिश्ता न बने, मतलब हितों का टकराव न हो। एग्जैक्टली। अगर आपका ऑडिटर ही आपके लिए अकाउंटिंग कर रहा है तो वो स्वतंत्र रूप से जांच कैसे करेगा? इसलिए अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी कई सेवाओं पर पूरी तरह से रोक है। इन सभी नियमों का पालन न करने पर क्या होता है? सेक्शन 147 में दंड का प्रावधान है। बिल्कुल। अगर कंपनी या उसके अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगता है, और अगर ऑडिटर खुद कोई गलती करता है तो उस पर भी जुर्माना है। और अगर गलती अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हो तो? अगर ये साबित हो जाता है कि ऑडिटर ने जानबूझकर, मतलब विलफुली, कंपनी या शेयर होल्डर्स को धोखा देने के इरादे से काम किया है तो सजा बहुत सख्त है। 1 साल तक की जेल, भारी जुर्माना, और उसे फीस भी वापस करनी पड़ सकती है। हाँ, फीस की वापसी और कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती है। आखिर में सेक्शन 148 में कॉस्ट ऑडिट का भी जिक्र है। ये सामान्य ऑडिट से कैसे अलग है? ये एक विशेष ऑडिट है जो कुछ खास तरह की कंपनियों पर ही लागू होता है, जैसे जिनका टर्नओवर एक सीमा से ज्यादा है। उसमें उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जांच होती है। परीक्षा के नजरिए से इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। तो आज की हमारी चर्चा को समेटते हैं। हमने ऑडिटर की नियुक्ति से शुरू किया, फिर रोटेशन के जरूरी कॉन्सेप्ट को समझा, जिसका मकसद ऑडिटर की स्वतंत्रता को बचाना है। हमने ऑडिटर को हटाने की मुश्किल प्रक्रिया और इस्तीफा देने के नियमों पर बात की। सेक्शन 141 की अयोग्यताएं, खासकर सिक्योरिटी होल्डिंग और बेस कंपनियों की सीमा केस स्टडी के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये भी देखा। और आखिर में हमने ऑडिटर की शक्तियों, कर्तव्यों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया और उन सेवाओं को समझा जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है। बिल्कुल। और लर्नर्स को ये याद रखना चाहिए कि ये नियम सिर्फ कानूनी औपचारिकताएं नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ कॉर्पोरेट माहौल की नींव है। एक अच्छा स्वतंत्र ऑडिटर ही निवेशकों का कंपनियों में विश्वास बनाए रखता है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सेक्शन 144 ऑडिटर की स्वतंत्रता के लिए कई सेवाओं पर रोक लगाता है, जो सही भी है, लेकिन क्या इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हो सकता है कि ऑडिटर कंपनी के बिजनेस को उतनी गहराई से समझ ही ना पाए? और क्या ये गहरी समझ की कमी कहीं न कहीं ऑडिट की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है? स्वतंत्रता और विशेषज्ञता के बीच ये सही संतुलन कहाँ मिलना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।